नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। कांग्रेस ने संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराए जाने की मांग पर जोर देते हुए सोमवार को यह कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक शुचिता का सम्मान होना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि 28 मई को होने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति की उपस्थिति होनी चाहिए और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति मुर्मू से आग्रह करना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार में राष्ट्रपति का पद महज प्रतीकात्मक बनकर रह गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी रविवार को कहा था कि संसद के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि नवनिर्मित संसद भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर उनसे इसका उद्घाटन करने का आग्रह किया था और खड़गे ने ट्वीट इस पर किया कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने दलित और आदिवासी समुदायों से राष्ट्रपति इसलिए चुना ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी इस समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री की बजाय राष्ट्रपति को करना चाहिए क्योंकि संवैधानिक पद पर वो मौजूद हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, यहाँ पर बात करें मुस्कान, जिस तरीके से नए संसद भवन का जो उद्घाटन किया जाना है वो 28 मई को किया जाना है और उसी को लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीति पहलू भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की और राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से भी पहले कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन यानी शिलान्यास किया गया था उस समय भी कहते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया था और अब जिस तरीके से नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है उसमें भी राष्ट्रपति को नहीं निमंत्रण दिया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से अब मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उन्होंने की तरफ से भी बिल्कुल कहा गया है कि पहले राष्ट्रपति के तौर पर कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू आती है और कहीं ना कहीं आदिवासी और पिछड़े समाज से जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं उनका महत्व ज्यादा बनता है और उनको ही प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए ताकि ये संसद भवन का जो नया उद्घाटन है इसको कहीं ना कहीं राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा कराना चाहिए ताकि जनता के बीच में एक संदेश जाए कि हाँ, सरकार वाकई में ही महिलाओं और पिछड़े जातियों के लोगों को कहीं ना कहीं आगे लेके आना चाहती है, ना कि उनका वोट बैंक का इस्तेमाल करने के लिए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा भी कि जो आदिवासी है या फिर द्रौपदी मुर्मू है उसको कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के जो तौर पर बिठाया गया है वो सिर्फ एक चेहरे के तौर पर बिठाया गया ताकि वोट बैंक का जो यानी आदिवासियों का जो वोट बैंक है वो हासिल किया जाए। मगर अब नए संसद भवन को लेकर लगातार कैसे राजनीति देखने को मिल रही है और कैसे जो पूर्व राष्ट्रपति थे ना तो उनको बुलाया गया है और नए नए जो राष्ट्रपति हैं यानी द्रौपदी मुर्मू है उनको भी नए संसद भवन के उद्घाटन के समारोह के दौरान नहीं निमंत्रण दिया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका मिल चुका है और विपक्ष कहीं ना कहीं इस मौके को लेकर भाजपा और मोदी सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। जी, जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है, क्या बीजेपी की तरफ से कोई बयान सामने आया है? क्योंकि विपक्ष ये चाह रहा है कि संवैधानिक जो पद है उसी पर जो शख्स मौजूद है वो नए संसद भवन का उद्घाटन करे। लोकतंत्र का मंदिर इसे बता रहे हैं जो है भी, और कांग्रेस का ये कहना है कि राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। क्या इस पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए, यहाँ पर बात करें भाजपा और आम आदमी पार्टी की और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तमाम जो कह सकते हैं विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर अब कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर हमलावर उतरने जा रहा है केंद्र सरकार के ऊपर और प्रधानमंत्री मोदी से भी कहीं ना कहीं आग्रह किया जा रहा है कि देश का जो पहला नागरिक है वो राष्ट्रपति माना जाता है और राष्ट्रपति को ही संसद भवन के अंदर नहीं बुलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका अपमान भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जनता तक एक संदेश भी गलत दिया जा रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके
तरीके से द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एक पिछड़ी जाति से आती हैं और आदिवासी समाज से हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के अंदर आना और उनके द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करना बहुत बड़ा महत्व रखता है। और कहीं ना कहीं जो लोगों तक संदेश भी जाएगा कि वाकई में ही भाजपा या फिर क्या है केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़े लोगों के लिए कहीं ना कहीं कदम उठा रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से नए संसद भवन को लेकर जिस तरीके से राजनीति देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि पिछड़ी जातियों के लोगों को आगे लाने का काम किया जा रहा है। और इसी को लेकर भाजपा की तरफ से कोई भी इस मुद्दे को लेकर अभी तक बड़ा बयान नहीं आया। मगर हाँ, 28 मई तक अभी समय है और समय से पहले शायद द्रौपदी मुर्मू को कहीं ना कहीं नए संसद भवन के लिए शायद निमंत्रण भेजा जा सकता है। मगर अभी तक ना तो पूर्व राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजा गया है और ना ही जो नए राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ना ही उनको निमंत्रण भेजा गया। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए ही कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का या फिर कहें आदिवासियों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया था। जी, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ये मुद्दा उठा रही है, पहले कांग्रेस नए संसद भवन को लेकर ये कह रही थी कि ये बिल्डिंग बननी ही नहीं चाहिए क्योंकि पुराना संसद भवन हमारे पास है, तो इसको लेकर उन्होंने पहले इस भवन को लेकर बात खड़ी की। अब इसके उद्घाटन को लेकर बात कही जा रही है, क्या इसमें अन्य विपक्ष कांग्रेस के साथ है? देखिए यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो यानी कि कांग्रेस की बात करें या तमाम पार्टियों की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर अभी तक एकजुटता नहीं देखने को मिल रही है। दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करना है और पुराना जो संसद भवन था उसको लेकर भी कांग्रेस कह रही है कि नए संसद भवन की जरूरत ही नहीं थी। और दूसरा, जब इसकी शिलान्यास किया गया था उस समय भी जो नए राष्ट्रपति हैं उनको भी नहीं बुलाया गया था, ना ही पूर्व जो राष्ट्रपति है ना ही उनको बुलाया गया था शिलान्यास के द्वारा। सिर्फ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर कहें जो भाजपा के बड़े नेता थे सिर्फ वही मौजूद थे। मगर अब संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है और कहीं ना कहीं उसका उद्घाटन जो है वो कहीं ना कहीं बड़े जोर शोर से किया जा सकता है और उसके समारोह के लिए भी तैयारियां की जा रही है। मगर 28 मई को जब इसका कैसे उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर देश का पहला ही नागरिक अगर नहीं होगा तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम जनता तक एक संदेश जो है वो गलत जाता हुआ नजर आएगा। और इसी को लेकर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अब भाजपा को घेर या फिर क्या है केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वोट बैंक के तौर पर ही इसको देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर बात करें विपक्षी दलों की, तो विपक्षी दलों को लेकर अभी तक इसके अंदर यानी कि इस मुद्दे को लेकर एकजुटता नहीं देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं इसका जवाब अभी तक नहीं दिया जा रहा है। अगर एकजुटता होती है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और शायद कहीं ना कहीं जो द्रौपदी मुर्मू है यानी कि राष्ट्रपति है उनको भी कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के अंदर बुलाया जा सकता है और शायद उन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं इस शिलान्यास जो उद्घाटन है वो करवाया जा सकता है। मगर अभी तक द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। जी राजीव, जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को अभी तक निमंत्रण नहीं भेजा गया है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है, अब क्या बीजेपी की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि क्या कारण है कि अभी तक राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिया गया है? क्योंकि संवैधानिक पद पर है, देश की पहली नागरिक है, तो उन्हीं का फर्ज बनता है कि वो उद्घाटन करें। क्योंकि अगर राज्यों की भी बात करें तो किसी भी राज्य में, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, जब वहां पर भी नया संसद भवन बना था तो राज्यपाल ने ही या किसी भी संवैधानिक जो पद पर व्यक्ति मौजूद था उन्होंने ही इसका जो उद्घाटन है वो किया था। तो अब क्यों, क्या बीजेपी ने इसका कारण स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिया गया? देखिए यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से पहले भी जब इसका नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया था उस समय भी राहुल गांधी की तरफ से बिल्कुल कहा गया था कि देश का जो पहला नागरिक है राष्ट्रपति उनको क्यों नहीं बुलाया गया इस कार्यक्रम के अंदर। इस तरीके के तमाम आरोप जो थे उस समय भी लगाए गए थे। मगर अब जब संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है और उसका उद्घाटन भी अब समय निर्धारित कर दिया गया, यानी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं देश का पहला नागरिक को ही कहीं ना कहीं नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, ये सभी की मांग की जा रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सरकार की बात करें यानी केंद्र सरकार की बात करें, उनकी तरफ से अभी तक ना तो नए संसद भवन के लेकर कहते राष्ट्रपति को जो कैसे द्रौपदी मुर्मू है उनको निमंत्रण भेजा गया और दूसरा जो पूर्व राष्ट्रपति थे ना ही उनको बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं जब देश के पहले नागरिक को ही इस बड़े कार्यक्रम के अंदर नहीं बुलाया जा रहा है
है तो कहीं ना कहीं राजनीति पहलू बिल्कुल देखने को मिल सकता है, और आने वाले दिनों के अंदर शायद 28 मई से पहले ही कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को और ज्यादा घेरने की कोशिश कर सकता है। मगर अब देखना होगा कि भाजपा यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या द्रौपदी मुर्मू को बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। मगर भाजपा की तरफ से अभी तक कोई बड़ा बयान जो है इस मुद्दे को लेकर नहीं दिया जा रहा, तो इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को बिल्कुल मौका मिल चुका है। विपक्ष कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है उसको लेकर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए ही द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद पर बिठाया गया था। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश में शहर की सरकार की शपथ की तैयारियां तेज कर दी गई है। नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों की शपथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में की जाएगी। उसके बाद सदन की पहली बैठक आयोजित करके शहर के विकास कार्यों के लिए बजट मंजूरी प्रदान की जाएगी। लखनऊ नगर निगम प्रशासन के स्तर पर शहर की सरकार की शपथ की तैयारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। शासन से तारीख तय होते ही इस काम को कराया जाएगा और सदन में बैठक कर राजधानी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बजट को मंजूर किया जाएगा। जानकारी के अनुसार नवनिर्वाचित महापौर और 110 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह इसी महीने के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की सूची और अधिसूचना के बाद नगर विकास विभाग की तरफ से शपथ ग्रहण कराने को लेकर आदेश जारी होते ही ये आयोजन कराया जाएगा। लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कराए जाने वाली कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। शासन से दिशा निर्देश मिलते ही नगर निगम आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम करेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से शहर की सरकार का शपथ ग्रहण होना है अभी तक हो नहीं पाया है, लेकिन शासन की तरफ से मंजूरी के बाद तैयारियां जो है वो कर ली गई है। मंजूरी कब तक मिलेगी, क्या इस पर कोई बात अभी तक? देखिए, अभी सरकार की ओर से ही कहा सकता है कि पूरी तरह से शासन की ओर से दिशा निर्देश नहीं मिला है और लखनऊ में लगभग 110 पार्षद और एक मेयर चुनी गई थी, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इस महीने के अंतिम सप्ताह में ये शपथ ग्रहण समारोह कराया जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि शासन का केवल इंतजार है, उनके आदेशों का इंतजार है और निर्वाचन आयोग की ओर से जो निर्वाचित जो उम्मीदवार थे, जो प्रत्याशी थे, उनकी सूची दे दी गई है। और कहीं न कहीं कहा सकता है कि एक मेयर और 110 पार्षद है, जिनकी माना जा रहा है कि सभी एक साथ शपथ लेंगे, जिसको लेकर तैयारी लगभग पूरी हो। लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, जहां पर तैयारियां मुख्तलिफ तरीके से पूरी तैयारी हो चुकी है। बस शासन और सरकार का इंतजार का आदेश का इंतजार है और उसके बाद लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह होगा। और ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी 17 मेयर की सीटें बीजेपी ने जीती थी, उन सभी 17 मेयरों की एक साथ शपथ ग्रहण समारोह जो नवनिर्वाचित पार्षद से, जिला पंचायत अध्यक्ष से, नगर पालिका अध्यक्ष से, सभी कहीं न कहीं एक साथ शपथ ग्रहण पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। इसको लेकर भी लगभग माना जा रहा है कि इसको लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केवल सरकार का इंतजार है, शासन का आदेशों का इंतजार है। आदेशों के बाद शपथ ग्रहण समारोह, और सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद जब मेयर अपनी सीट पर बैठेंगे, माना जा रहा है कि सबसे पहले शहर को साफ करने के लिए बजट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। उसमें पहली बैठक जो होगी उसमें बजट पास किया जाएगा और जो नवनिर्वाचित सभासद होंगे, मेयर होंगे, वो शहर को साफ करने के लिए, शहर की सफाई के लिए, और क्योंकि शहर के मुखिया चुने गए हैं सभी, और जाहिर सी बात है शहर की मुखिया मेयर है और क्षेत्र वाइज कहा जा सकता है कि सभी पार्षद चुने गए हैं, तो सबकी शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद ही वो अपने पद पर बैठ सकेंगे और वो जनता के लिए काम कर सकेंगे। ऐसे में क्या इसकी जानकारी मिल पाई है कि कब तक शासन इसकी मंजूरी दे सकता है? देखिए, माना जा रहा है कि लगभग इसी महीने के आखिरी सप्ताह में ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई भी पुष्टि नहीं है। और सूत्र ही ऐसे बता रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका शपथ ग्रहण किया जा सकता है। शपथ ग्रहण के बाद ही एक बजट पास किया जाएगा। बजट में जल्द से जल्द शहर को साफ, सुरक्षित और कहीं न कहीं स्वच्छ बनाने के लिए जो
शहर की सरकार चुनी गई जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, लखनऊ की जनता ने चुना है, उस पर कहीं ना कहीं काम शुरू हो जाएगा। सरकार की तरफ से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। किस तरीके की तैयारियां शपथ ग्रहण को लेकर की गई? देखिए, नगर निगम की ओर से, नगर विकास की ओर से ये तैयारियां पूरी कर ली। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जो कि एक बड़ा, कह सकते हैं कि वहां पर कई हॉल हैं, वहां पर ये कार्यक्रम आयोजित होगा और सभी किसी प्रकार की जनता को परेशानी ना हो, इसलिए वे बंद हॉल में सभी को शपथ दिलाई जाएगी। और शपथ देने के बाद जो शहर की सरकार का जिम्मा होता है, क्षेत्र की जनता का जो जिम्मा होता है, वो सभी अपने अपने जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हैं, चाहे वो शपथ हो, चाहे वो सभासद हो, चाहे मेयर हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, नगर पंचायत अध्यक्ष हो, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। और एक प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है और जाहिर सी बात है, शहर की सरकार को चुनने के बाद भव्य तरीके से जो शपथ ग्रहण समारोह उसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है जितेंद्र, जिस तरीके से ये आयोजन किया जा रहा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, लगभग तैयारियां इसकी पूरी हो चुकी है। ये कहा भी जा रहा है कि इसी सप्ताह के अंत में ये जो अनुमति है वो मिल जाएगी। इसके बाद पहली बैठक आयोजित होगी। बजट को मंजूरी मिलनी है। पहली बैठक में किस तरीके के कार्य किए जा सकते हैं? देखिए, मेयर बैठेगी। सुषमा खरगवाल लखनऊ से मेयर बनी है और जाहिर सी बात, 16 मेयर और हैं। अभी हाल में ही लगभग 6 मेयर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे और उन्होंने धन्यवाद दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि उन्होंने इनके लिए प्रचार किया था। साथ ही साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए सरकार से वादा किया था कि हम शहर की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और जो भी जनता के हित में काम होंगे वो करने का काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले बजट में जनता से जुड़े मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा ये कहा सकता है कि शहर की, लखनऊ की बात की जाए, ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ा चैलेंज है, उसको भी इसमें ध्यान में रखा जाएगा। स्वच्छता की एक बड़ी स्वच्छता और सफाई रैंकिंग में लगातार लखनऊ को साफ बनाने का कोशिश की जा रही है और लखनऊ में रैंकिंग आगे लाने के लिए पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है, उसको भी पूरी तरह से ध्यान दिए जाएंगे। और इस बजट में स्वच्छता हो, विकास हो, उन सभी के मुद्दे पर पहले काम किया जाएगा। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। किसी भी किस्म की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पंजाब पुलिस मुलाजिमों की तैयारी और चौकसी को देखने के लिए पंजाब पुलिस ने राज्य भर में दंगा नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल के अभ्यास किए। यह अभ्यास मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के हिस्से के तौर पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव के आदेश पर करवाए गए हैं। विशेष डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला ने बताया है कि यह मॉक ड्रिल अभ्यास राज्य भर के 28 पुलिस जिलों की सभी पुलिस लाइनों में निगरानी अधीन करवाए गए हैं। उन्होंने सीपीज और एसएसपीज को भी मॉक ड्रिल अभ्यास के दौरान अपनी निगरानी अधिक वज्र और वाटर कैनन के टेस्टिंग अभ्यास करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों के तौर पर भूमिका निभाने के लिए बुलाया गया और पुलिस मुलाजिमों ने भीड़ को काबू करने के लिए अपने पेशेवर हुनर का प्रदर्शन किया। स्पेशल डीजीपी ने ये कहा है कि पंजाब पुलिस राज्य में शांति और सद्भावना को यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से पूरे पंजाब में मॉक ड्रिल की गई है और दंगा निरोधक किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी प्रशंसा की जाए, ये तमाम चीजें देखने के लिए अभ्यास किए गए हैं मॉक ड्रिल के, क्या कुछ अहम जानकारी? पंजाब पुलिस की बात की जाए तो पूरे पंजाब के जितने भी राज्य हैं, पूरे पंजाब के सभी जिलों में जो है करीब 29 जगहों पे जो है कल जो है मॉक ड्रिल जो है पंजाब पुलिस द्वारा की गई है। अगर पंजाब में कई जो है अहिंसक वारदातें जिस तरह से हुई हैं, तो दंगे को संभालने के लिए जो है कि दंगे को किस तरह से संभाला जाए, भीड़ को किस तरह से संभाला जाए, तो इसी के चलते जो है कल पंजाब पुलिस ने जो है राज्य भर में जो है मॉक ड्रिल जो है जगह जगह की है। आपको बताऊंगा कि जितनी भी पुलिस
लाइन है, पुलिस लाइन में जो है बाहर से लोगों को बुलाया गया और एक पूरा वहां पर माहौल तैयार किया गया कि दंगे को लेकर, और उससे पंजाब पुलिस द्वारा जो है उन्हें जो है दंगा जो विरोधी थे उनको जो है संभाला गया। किस तरीके से ये मॉक ड्रिल की गई पूरे पंजाब में, पूरे प्रदेश में, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो करीब 28 से 29 जगहों पर जो है पुलिस लाइन में जो है मॉक ड्रिल को किया गया। बाहर से कुछ लोगों को बुलाया गया, पूरा माहौल तैयार किया गया। उसके बाद जो है पुलिस द्वारा जो है बल प्रयोग करके जो है जो दंगा पीड़ित जो दंगे जो कर रहे थे उनको जो है रोका गया, और जो है पुलिस ने जो है एक मॉक ड्रिल जो है पूरे पंजाब में जो है किया, क्योंकि पंजाब सरकार जो है चाहती है कि जो पंजाब के लोग हैं वो सुरक्षित रहें। कहीं ना कहीं उसी मुहिम में जो है ये मॉक ड्रिल की गई। पंजाब सरकार वचनबद्ध है कि पंजाब को किस तरीके से सुरक्षित राज्य बनाया जाए और इसी को लेकर पुलिस इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। ऐसे में ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। क्या मॉक ड्रिल में कोई खामियां पाई गई या फिर सभी जो तमाम चीजें थी वो पूरे तरीके से सही पाई गई? बिल्कुल, अगर मॉक ड्रिल की बात की जाए तो बिल्कुल सही ढंग से जो है ये मॉक ड्रिल की गई, और बिल्कुल वैसे ही लग रहा महसूस हो रहा था कि वाकई में ही जो है दंगा जो विरोधी हैं दंगा जो है कर रहे हैं और पुलिस जो है उन्हें संभाल रही है। वहाँ पर सारे पुख्ता इंतजाम किए गए थे, एम्बुलेंस को जो है तैनात किया गया था, फायर ब्रिगेड थी वहाँ पर, और भी कई इंतजाम किए गए थे। बिल्कुल जिस तरह से रियलिटी में जो है दंगा होता है तो उस तरह का पूरा माहौल तैयार किया गया था, मगर पुलिस द्वारा जो है उसको जो है दंगा को जो है संभाल लिया गया, और आगे समय में भी जो है पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब पुलिस की 82वीं बटालियन अब और सशक्त होने जा रही है। इसी से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से पंजाब पुलिस की 82वीं बटालियन और सशक्त होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज उनको ERV सौंपेंगे। इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल उनको आज सौंपने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ERV को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और ज्यादा सशक्त पंजाब पुलिस की 82वीं बटालियन आज होने जा रही है। ERV उनको सौंपा जाएगा, जिससे किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में वो इन व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और जल्द जो भी पीड़ित है उस तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। आपको बता दें कि ERV को हरी झंडी दिखाकर आज मुख्यमंत्री भगवंत मान रवाना करेंगे। चंडीगढ़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस की 82वीं बटालियन और ज्यादा सशक्त होने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज 82वीं बटालियन को सशक्तिकरण के लिए ERV सौंपेंगे। ERV को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पुलिस की 82वीं बटालियन को ये ERV सौंपी जाएगी और 82वीं बटालियन और ज्यादा सशक्त अब होने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके सशक्तिकरण के लिए तमाम तरह के कार्य कर रहे हैं और अब उनको ERV सौंपने का काम मुख्यमंत्री भगवंत मान आज करेंगे। चंडीगढ़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब पुलिस की 82वीं बटालियन को ERV सौंपेंगे। उनके सशक्तिकरण के लिए ये तमाम तरह के कार्य मुख्यमंत्री भगवंत मान कर रहे हैं और आज 82वीं बटालियन को ERV सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि ERV को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री भगवंत मान रवाना करेंगे और पंजाब पुलिस की 82वीं बटालियन को ये ERV सौंपी जाएगी।
चंडीगढ़ से अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। पंजाब पुलिस को और ज्यादा सशक्त करने की कोशिश लगातार मुख्यमंत्री भगवंत मान कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब पंजाब पुलिस को ERV सौंपी जाएगी। 82वीं बटालियन को ERV सौंपने का काम करेंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। चंडीगढ़ से यह अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज पुलिस की 82वीं बटालियन को ERV सौंपेंगी। हरी झंडी दिखाकर ERV को रवाना करेंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। आपको पुलिस की 82वीं बटालियन सशक्त होने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज 82वीं बटालियन को ERV सौंपेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, ERV आज सौंपने जा रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान 82वीं बटालियन को, क्या कुछ अहम जानकारी? आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो है फ्लैग ऑफ करते हुए नजर आएंगे और सुबह 9:45 का समय है जो रखा गया है। पंजाब सिविल सेक्रेटरीट जो है वहां पर जो है सचिवालय है, वहां पर फ्लैग ऑफ करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री जो है नजर आएंगे और जिसके चलते जो 112 नंबर गाड़ियों की बात की थी वो भी कहीं ना कहीं जो है आज जो पंजाब पुलिस जो है 82वीं बटालियन को जो है मुलतवी नजर आएंगे, जिसके चलते जो है अगर गांव होगा तो वहां पर भी और हाईवे जैसे रैपिड रिस्पॉन्स जल्द से जल्द रिस्पॉन्स जो है वो टीम करती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं आज जो है गाड़ियां भी जो है पंजाब पुलिस को पंजाब के मुख्यमंत्री सौंपते हुए नजर आएंगे और सिविल सेक्रेटरीट विखे ये जो है प्रोग्राम जो है वो रखा गया है। जी संदीप, जिस तरीके से ERV सौंपी जाएगी, इस ERV से किस तरीके से सशक्त हो रही है पंजाब पुलिस और 82वीं बटालियन? क्योंकि 82वीं बटालियन को जब ये गाड़ी सौंपी जाएगी तो किसी भी इमरजेंसी में वो इमरजेंसी में रिस्पॉन्स कर सकते हैं सबसे बेहतर तरीके से। जी बिल्कुल, हालांकि 112 की बात करें तो 112 जो पिछले दिनों प्रोग्राम हुआ था, जबकि एक जब पत्र दिए गए थे पंजाब पुलिस को, जब उनका नियुक्ति पत्र में अनाउंस किया गया था कि जो है पंजाब पुलिस को और जो है सख्त किया जाएगा और उनको और टेक्निक्स जो है दी जाएगी ताकि गैंगस्टर के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सके और टेक्निकल सामान उनको दिया जाएगा और साइबर क्राइम को जो है सही करने की बात जो है वो की जा रही थी, जिसके चलते 112 वाला वादा जो है पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था वो जो है आज पूरा होने जा रहा है और 82वीं बटालियन को जो है जरूर आज पंजाब के मुख्यमंत्री जो है गाड़ियां सौंपेंगे और रैपिड रिस्पांस वाली ये गाड़ियां होंगी। जल्द से जल्द जो है रिस्पांस दिया जाएगा। ये गाड़ियां जो है गाँव में, शहरों में और साथ के साथ हाईवे पे जहाँ पे अगर कोई दुर्घटना होती है तो जल्द से जल्द जो है पुलिस की सहायता चाहिए होती है, एम्बुलेंस की सहायता चाहिए होती है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की गाड़ी वहाँ पहुंचती हुई जल्द से जल्द नजर भी आएंगी। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसके बाद 22 मई को जयंत पाटिल ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां ईडी ने करीब 9.5 घंटे तक उनसे पूछताछ की। जयंत पाटिल ने कहा कि विपक्ष का हिस्सा होने पर इस प्रकार की परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। गौर हो कि ईडी ने अब दिवालिया हो चुकी वित्तीय सेवा कंपनी IL&FS में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पाटिल को तलब किया था।
इस्लामपुर सीट से 61 वर्षीय विधायक पाटिल को पहले 12 मई को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ व्यक्तिगत और आधिकारिक कामों के कारण 10 दिन की मोहलत मांगी थी। इसके बाद उन्हें 22 मई को पेश होने के लिए कहा गया था, जिसके बाद कल जयंत पाटिल पेश हुए, जिससे उनसे 9.5 घंटे तक ईडी की पूछताछ चली। तो आपको बता दें कि एनसीपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आपको बता दें कि कल जयंत पाटिल ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां ईडी ने करीब 9.5 घंटे तक उनसे पूछताछ की। जयंत पाटिल ने इस दौरान कहा कि विपक्ष का हिस्सा होने पर इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गौर करने वाली बात यह है कि ईडी ने वित्तीय सेवा कंपनी IL&FS कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जयंत पाटिल को पूछताछ के लिए बुलाया था। आपको बता दें कि ये कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है और इसी में पूछताछ के लिए जयंत पाटिल को तलब किया गया था। इस्लामपुर सीट से 61 वर्षीय विधायक पाटिल को पहले 12 मई को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ व्यक्तिगत और आधिकारिक कामों के कारण 10 दिन की मोहलत मांगी थी, जिसके बाद उन्हें 22 मई को पेश होने के लिए समन दिया गया। और इस समन के बाद खुद जयंत पाटिल ईडी दफ्तर पहुंचे और ईडी के सामने वो पेश हुए और यहां पर उनसे तमाम सवाल जवाब किए गए। 9.5 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से जयंत पाटिल से लगभग 9.5 घंटे तक पूछताछ हुई है, क्या कुछ अहम इस पूछताछ में रहा? बिल्कुल मुस्कान जी, एनसीपी के नेता और पूर्व गृह मंत्री जयंत पाटिल से ईडी ने करीब 9.5 घंटे की पूछताछ की, जिसमें IL&FS कंपनी की वित्तीय अनियमितताओं के चलते उनसे पूछताछ हुई है। इस पूछताछ के बाद जयंत पाटिल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर आप विरोधी पक्ष नेता के तौर पर देखे जाते हैं या विपक्ष में बैठते हैं तो इस तरह की परेशानियां झेलना लाजमी बनती है। यही कारण है कि उन्हें जबरन जो है बुलाया गया, जबकि वो IL&FS जैसी कंपनी को नहीं जानते हैं कि वो कंपनी कौन है और कहां से है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ईडी ने उन्हें समन किया है तो उन्होंने बोला कि मैं पूछताछ में शामिल हुआ हूं और लगातार मुझसे जो भी संवैधानिक सवाल पूछे गए उसका मैंने जवाब दिया है। हालांकि इसके पहले जयंत पाटिल को 12 मई को बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने 10 दिन की मोहलत मांगी थी। उसके बाद ईडी ने उन्हें 10 दिन की मोहलत देने के साथ 22 मई को सुबह करीब 10:30 बजे बुलाया था, जिसको लेकर जयंत पाटिल ईडी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने पूरी जांच में सहयोग किया। 9.5 घंटे तक उनसे पूछताछ चली है। क्या ये पता चल पाया है किस तरीके का खुलासा उनसे हो पाया? क्योंकि लगभग 9.5 घंटे की पूछताछ में कई सवालों का सामना उन्होंने किया। देखिए, जयंत पाटिल पहले ही कह चुके हैं कि जिस कंपनी को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है उस कंपनी को वह जानते ही नहीं। दरअसल 2008 से 2014 के बीच में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, इस दौरान जयंत पाटिल गृह मंत्री हुआ करते थे। इस दौरान 1 करोड़ का टेंडर जो है महाराष्ट्र के कंपनी को दिया गया था, जो कंपनी अपने ठेके को किसी दूसरी कंपनी को ठेके को दिया था, जिसमें 91,000 करोड़ का कर्ज है और यह कर्ज होने के साथ ही जयंत पाटिल को भी कर्ज दिया गया था। तो इस पैसे की वापसी को लेकर लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। हालांकि आरोप तय नहीं हुआ है, लेकिन जयंत पाटिल का ऐसा कहना है कि उन्होंने इस तरह की कोई लेन देन और वित्तीय अनियमितताओं के बारे में जानकारी उन्हें नहीं है। लेकिन ईडी अगर पूछताछ करती है तो जो भी वाजिब जवाब होगा वह देते रहेंगे। क्या दोबारा उनको सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या फिर दोबारा उनको पेश होने के लिए कहा गया कल? देखिए, दोबारा समन अभी तक देने की बात तो नहीं कही गई है, लेकिन ये जरूर है कि जो बयान उनका लिया गया है उसी बयान के आधार पर ईडी एक बार फिर से क्रॉस चेक करेगी। उस क्रॉस चेक करने के बाद अगर कुछ जरूरतें पड़ती है तो ईडी उन्हें दोबारा बुला सकती है। क्या ईडी जयंत पाटिल के जवाबों से संतुष्ट दिखी, सत्यप्रकाश? देखिए, जयंत पाटिल ने कहा कि मुझे 9.5 घंटे तक पूछताछ हुई।
इन पूछताछ के दौरान ईडी के पास जितने भी सवालों के जवाब थे हमने दिए हैं। ऐसे में अगर ईडी चाहती है कि और भी कोई सवाल पूछना है तो वो देंगे। इसका साफ होता है कि ईडी का पूरी तरह से जयंत पाटिल सहयोग कर रहा है और वो चाहते हैं कि जो आरोप उन पर लगे हैं वो आरोप का खंडन ईडी खुद करे। लेकिन ऐसे में सत्यप्रकाश, खुद जयंत पाटिल का ये बयान सामने आया, उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष का हिस्सा अगर आप हैं तो इस तरीके की आपको तमाम बातें झेलनी ही पड़ेंगी। देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र जैसे राज्य में जिस तरह की राजनीति चल रही है, इस तरह की राजनीति में इस तरह का कहना लाजमी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार जो है राजनीतिक दबाव के चलते तमाम नेताओं के ऊपर कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स जैसे जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है शिवसेना, महाविकास आघाड़ी में बने तीनों दल लगातार आरोप लगाते रहे कि जब भी आप ऐसे विपक्ष में रहेंगे तो आपको इस तरह की परेशानियां झेलना पड़ेगा ही। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। समान नागरिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए गठित विशेष समिति 24 और 25 मई को देहरादून में विभिन्न आयोगों और राज्य के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करने जा रही है। समिति संवाद के माध्यम से लोगों के विचार और मंतव्य से भी अवगत होगी। इस संबंध में अपर सचिव समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति प्रताप सिंह शाह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उत्तराखंड राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक मामलों की जांच करने और समान नागरिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए ये बैठक रखी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से समान नागरिक संहिता कानून बनाने के लिए लगातार धामी सरकार प्रयासरत है और जो विशेष समिति बनाई गई थी वो अब 2 दिन की बैठक करने जा रही है और अलग अलग चाहे राजनीतिक दल हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, सबसे मुलाकात होगी और उनके मंतव्य को जाना जाएगा। बिल्कुल मुस्कान, देखिए उत्तराखंड में यूनियन सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए जो टीम गठित की गई थी वो उसकी 24 और 25 मई को यहाँ विभिन्न आयोगों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ बैठक कर आयोजन करने के साथ लोगों से संवाद भी किया जाएगा उस टीम के तहत। और इस टीम के जो अपर सचिव हैं प्रताप सिंह शाह के द्वारा बताया भी गया है कि प्रदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए जो समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए जो टीम गठित की थी वो 24 मई को प्रदेश के विभिन्न आयोगों के साथ बैठक करेगी और उसी दिन समिति का जनसंवाद कार्यक्रम भी किया जाएगा। और अगले दिन यानी 25 मई के दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जब फरवरी में चुनाव हुए तो भाजपा का जो मुख्य मुद्दे थे उसमें से यूनियन सिविल कोड का भी मुद्दा था। उसके बाद राज्य में दोबारा सरकार आई थी और उसके बाद लगातार इस पे काम किया जा रहा था। पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उनकी ओर से कहा भी गया कि 90% काम पूरा हो गया और 30 जून तक इसका मसौदा तैयार कर लिया जाएगा और उसके बाद इसको लागू करने की लगातार प्रयास किया जाएगा। तो संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक यूनियन सिविल कोड को यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा प्रदेश के अंदर, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम होगा उत्तराखंड सरकार को। उसको लेकर के लगातार जो ये गठित की गई जो टीम, इसके तहत कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसको जो मसौदा है वो लगातार तैयार किया जा रहा है। जी, जिस तरीके से मसौदा तैयार किया जा रहा है इसमें ये बात भी अहम है कि सभी के सुझाव भी लिए जा रहे हैं। आम नागरिक इस तरीके से इस जो प्रस्ताव होगा इसको देखें, किस तरीके से मसौदा जो तैयार होगा उसे किस तरीके से देखें, उसको लेकर उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं इसमें। हाँ जी, देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी इस जो इसमें गठित की गई टीम, उसके अलावा यहाँ पर 24 और 25 तारीख के जो कार्यक्रम है उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ इसमें संवाद किया जाएगा, लोगों का संवाद किया जाएगा और इसके बाद जो मसौदा तैयार किया जाएगा उसका तो तमाम तरीके से सुझाव कहीं ना कहीं लेने की बात लगातार की जाए। तो इसी तरह आप कहीं ना कहीं कदम उठाया जा रहा है और क्योंकि 3 जून तक तो इस सब तो तैयार करने की बात लगातार की जा रही है। उसके बाद तो यहाँ पर जो है सरकार को इसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी और 5 का धरातल पर लागू करने के प्रयास लगातार किए जाएंगे और साल के अंत तक अगर ये लागू होता तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी कि लगातार चुनाव का इसको मुद्दा बनाया गया था और
जो प्रदेश की जनता है उसने कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार को दोबारा प्रदेश में काबिज किया। तो इसको लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं पृथ्वी धामी की तरफ से, और पृथ्वी धामी की तरफ से कहा भी गया है कि 90% काम हो चुका है, मसौदा तैयार किया जा चुका है। 30 जून तक मसौदा तैयार करने के बाद इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। जन संवाद यहाँ पर किया जाएगा, लोगों की राय ली जाएगी, और लोगों की राय के बाद एक राय मत होगी कहीं ना कहीं इस पे ये जो कानून है इसको लागू किया जाएगा। इस कानून के लागू करने के बाद जो तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर, और जो एक ढांचा कहीं ना कहीं तैयार किया जाना है समान नागरिकता संहिता के तहत, तो उसको कहीं ना कहीं कामयाब करने के लिए ये काम किया जा रहा है। और जो जनता है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रभाव छोड़ा जाए भाजपा सरकार का, ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। मुख्तार अमित, ये जो 2 दिवसीय बैठक होगी, किस तरीके का प्रारूप इसका होगा, क्या बताया गया है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उस के तहत अभी इसमें पहले जो इस समिति के तहत यहाँ काम किया जाएगा उसमें प्रदेश के विभिन्न आयोगों के साथ बैठक की जाएगी, और उस दिन समिति के साथ यहाँ पर जन संवाद कार्यक्रम भी किया गया है। इसमें किस किस प्रकार से लोगों को इसमें बुलाया गया, हालांकि अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कार्यक्रम की रूपरेखा लगभग तैयार की जा चुकी है। और उसके अगले दिन यानी 25 मई के दिन यहाँ जो तमाम राजनीतिक दल हैं और उनके प्रतिनिधियों के साथ भी उनको यहाँ पर न्योता दिया जा चुका है, उनका विचार विमर्श किया जाएगा और जो तैयार करने की लगातार कोशिश की जा रही है। जनसंवाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर चीजें होनी है और जनता की राय इसमें लगातार ली जाने की बात की जा रही है। लोगों से बातचीत की जाएगी, सुझाव उनके लिए जाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं खाका तैयार किया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं बिल का जो प्रारूप है उसको आगे करने की बात लगातार की जा रही है। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ आगामी माह राममय होने जा रहा है और 1 से 3 जून तक रामगढ़ में रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृति विभाग द्वारा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर की गई हैं। महोत्सव में विशेष रूप से अरण्यकांड पर केंद्रित रामायण गाथा की प्रस्तुति होगी। मान्यता है कि भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान ज्यादातर समय छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में बिताए थे और महोत्सव में विदेशी कलाकारों द्वारा भी आकर्षण स्वरूप में रामगाथा का मंचन किया जाएगा। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने यह बताया है कि रायगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, असम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ ही अलग अलग 10 राज्यों के रामायण दल महोत्सव में शामिल होने के लिए उनको निमंत्रण दिया गया है। इसके साथ ही विदेशी रामायण कलाकारों के द्वारा विशेष रूप से रामायण का आकर्षक मंचन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दक्षिण एशियाई देशों में भी रामलीला के मंचन की परंपरा जीवित है। उन देशों के दल भी रामायण महोत्सव में शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। टिकेश, जिस तरीके से राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है उसको लेकर तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? देखिए, तैयारियां जोर शोर से चल रही है और लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर निगरानी बनाए हुए रखे हुए हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में जो आगामी माह राममय होने जा रहे हैं इसको लेकर के 1 से 3 जून तक रायगढ़ के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए संस्कृति विभाग द्वारा महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। अगर महोत्सव की बात किया जाए तो महोत्सव विशेष रूप से अरण्य कांड पर केंद्रित रामायण गाथा की प्रस्तुति होगी। ऐसा मान्यता है कि भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान ज्यादातर समय छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में बिताए थे, इसलिए महोत्सव में विदेशी कलाकारों का भी आकर्षण स्वरूप में राम गाथा का मंचन किया जाएगा। बता दें कि संस्कृति विभाग की जो जानकारी मिली उसके अनुसार से रायगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, असम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ ही साथ लगभग 10 राज्यों के रामायण दल महोत्सव में शामिल होने की संभावना। इसके साथ साथ विदेशी रामायण कलाकारों के द्वारा विशेष रूप से रामायण का आकर्षण मंचन भी किया जाएगा। तो वहीं दक्षिणी एशियाई देशों में भी रामलीला का मंचन की परंपरा जीवित है। उन देशों के दलों को भी रामायण महोत्सव में शामिल होंगे। जी
टिकेश, किस तरीके की तैयारियां इस समय की गई है रामायण महोत्सव को लेकर रामगढ़ में? क्योंकि 1 तारीख से रामायण महोत्सव है, उससे पहले से ही तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। 10 राज्यों से जो दल बुलाए जा रहे हैं, क्या उनको निमंत्रण दिया गया है? किस तरीके की जानकारी? जी देखिए, तैयारियां पूरी तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिनों सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ये पत्र लिखा था कि आपके क्षेत्र के जो रामकला जो मंथन समूह है को आप इस कार्यक्रम में शामिल होने की आग्रह किया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जिसके बाद इन राज्यों और इन देशों से जो संपर्क सामने आया है और इनसे जो कंफर्मेशन प्राप्त हो, इस स्तर पर 10 से अधिक राज्यों के साथ साथ कई देशों के जो रामलीला मंचन जो समूह है वो इसमें भाग लेंगे और इसको लेकर के वृहद तैयारियां किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर इसको बड़े कलाकारों को प्रस्तुति होगी। 1 जून को इंडियन आइडल के फेम सन्मुख प्रिया और सारेगामा फेम शरद शर्मा की शिरकत करेंगे। वही 2 जून को मशहूर गायक बाबा हंसराज रघुवंशी और लखबीर की लखा संगीत में प्रस्तुति होगी। उसके साथ साथ 3 जून को लोकप्रिय भजन गायिका मैथिली ठाकुर और देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास की प्रस्तुति भी राम भक्ति की धारा रायगढ़ के रामलीला मैदान में बहेगी। तो इस पर तैयारियां पूरी तरीके से और सबको आमंत्रित भी किया जा चुका है। समय सारणी कुछ ही दिनों में तय हो जाएगी और इसके साथ ही जो पूरी रामलीला जो कार्यक्रम है वो लोगों को देखने मिलेगा। इसको लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है छत्तीसगढ़ सरकार पर। विपक्ष का साफ कहना है कि मात्र चुनावों के मद्देनजर ये मंचन किया जा रहा है। अगर चुनावी नजरिए से देखा जाए तो लगातार इसको लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासी चर्चा बनी हुई है, लेकिन इसको अगर सियासी चर्चा से न जोड़कर देखा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसको ग्रामीण स्तर पर भी प्रतियोगिता करा चुके हैं, राज्य स्तर पर प्रतियोगिता करा चुके। और मैंने जिस दिन ये बात सामने तो दिन ये कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी दिशा में कि वो किस तरीके से राम लला के जो ननिहाल है उसको भव्य रूप से बनाया जाए और जिस तरीके से गांव-गांव में जो कोई भी खुशखबरी आती है तो सबसे पहले रामायण का जो कार्यक्रम है, कथा वो लोगों के घर देखने मिलता है। लेकिन इस पर जो सियासी जो सरगर्मियां है वो लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्ष लगातार भूपेश सरकार पर निशाना साध रहे और कह रहे हैं कि लगातार हिंदुत्व के जो मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं बीजेपी अपनी ओर खींचती हुई नजर आती है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार छत्तीसगढ़ में कोई भी हिंदुत्व का मुद्दा हो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देकर बोलते हैं तो उस पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार आगे होकर हिंदुत्व के लिए मुखर दिखाई देते हैं। विदेशी कलाकारों के शामिल होने की इसमें उम्मीद जताई जा रही है। कौन से वो विदेशी कलाकार हैं जो इसमें अपनी प्रस्तुतियां देंगे? देखिए, अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो दक्षिण एशियाई देशों है वो इसमें शामिल होंगे और मंचन में जो वहाँ की जो परंपरा है, जो वहाँ की रामलीला है, कैसे वो भगवान राम के स्वरूप को देखते हैं और किस तरीके से उसकी जो प्रस्तुति है और वो लोग क्या मानते हैं भगवान राम को लेकर के और उनकी जो समूह की कला है वो हमको देखने मिलेगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों में जो दल है शामिल होंगे जो प्रस्तुति देंगे और राम कथा द्वीपों में मानव की गहराई में बसी हुई है और इनका नृत्य गायन बहुत ही कुछ रामलीला पर आधारित है कि किस प्रकार राम की कथा इन द्वीपों में फैली है। इनकी सामूहिक स्थिति का हिस्सा बनी हुई है। इसके धरोहर में अंकित ये सबकी झलक हमको इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में देखने मिलेगा। टिकेश, राजनीतिक दलों से किन किन के इसमें शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है? क्या निमंत्रण दिया गया है? देखिए, अब तक ये साफ स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन तमाम नृतक दलों को और रामलीला समूहों को आमंत्रित किया है और साथ साथ मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। यानी कि मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा तो कई देशों के कई राज्यों और कई देशों के ऐसे राजनीतिक दल है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जो राजनीतिक दल है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक व्यापक स्तर पर है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहने ये कार्यक्रम सबका है और पूरे छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम पूरे देश में बल्कि विदेश भर का कार्यक्रम है। तो ये साफ तौर पर माना जाएगा। जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे स्पष्ट होता जाएगा कौन कौन इसमें शामिल होंगे, कौन कौन से देश के नेता और मंत्री शामिल होंगे। क्योंकि जिस तरीके से राज्योत्सव की बात हो या फिर आदिवासी महोत्सव की बात हो तो समय आने पर ये स्पष्ट हो जाते हैं कौन कौन इसमें शामिल होंगे। लेकिन ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो तमाम नेता है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है टिकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
हिमाचल प्रदेश के 2 आईएएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। गुमनाम व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक पत्र लिखा गया है, जिस पत्र में किन्नौर में बिजली प्रोजेक्ट बना रही एक कंपनी से हवाला के जरिए 25 करोड़ रुपए के लेन देन के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता ने पीएम मोदी से केंद्रीय जांच एजेंसी से इस भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग की है। जिन अधिकारी पर आरोप लगे हैं उनमें एक सचिवालय में महत्वपूर्ण पद पर सेवाएं दे रहा है, तो दूसरा प्रदेश सरकार के ही उपक्रम बोर्ड में तैनात है। एक अधिकारी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, शिकायत पत्र में ऊर्जा विभाग के पूर्व में सेवाएं दे चुके 2 अन्य आईएएस पर भी भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इस खबर पर हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, जिस तरीके से गुमनाम पत्र वायरल हो रहा है और इस पत्र में शिकायत पत्र है जो प्रधानमंत्री का नाम लिखा गया है और हिमाचल प्रदेश के आईएएस अधिकारियों पर सवाल उठाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल 6 महीने भी सरकार को पूरे नहीं हुए हैं और ऐसे में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के साथ जो ये गुमनाम पत्र वायरल हो रहा है, प्रधानमंत्री के नाम ये पत्र लिखा गया है और बताया जा रहा है कि सीएम ऑफिस में यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी ने ही ये पत्र लिखा है। तो ऐसे में ये बेहद गंभीर विषय है और अगर ऐसा है या नहीं है जो भी विषय है, लेकिन सरकार को इस पर जरूर जो है वो जो जांच जरूर इस पर होनी चाहिए, क्योंकि जिन अधिकारियों पर आरोप लगे हैं वो दोनों ही जो है आईएएस अधिकारी हैं। एक महत्वपूर्ण अभी भी सचिवालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत है और दूसरे जो है एक बोर्ड उपक्रम में तैनात हैं। तो इन दोनों पर ही जो है 25 करोड़ के लेन देन का आरोप लगा है। किन्नौर के शॉन्गटोंग परियोजना की बात इसमें कही गई है कि 2012 में आवंटित किया गया था। उसके बाद जब ये नई सरकार कांग्रेस की बनी है तो ये दो आईएएस थी, इन्होंने चालाकी से जो अपने जो महत्वपूर्ण पद है वो हासिल किया और अब ये जो इतना बड़ा जो लेन देन है भ्रष्टाचार का, वो कर्मचारी का कहना है कि मेरे सामने ये सब बातें हुई हैं, मेरे सामने ये सब हुआ है और जब मैंने आवाज उठाई तो मेरा शोषण किया गया और मुझे वहां से जो है हटा दिया गया सीएम ऑफिस से। तो ऐसे में ये बेहद गंभीर आरोप है और सुखू सरकार को इन आरोपों पे जो है बेहद गंभीरता से जो है वो जांच करनी पड़ेगी। हालांकि सरकारों में ये वायरल होना पत्र बम की बात जो है आम है, लेकिन जो इन पे आरोप लगते हैं, जो इनमें आरोप लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनमें कुछ सच्चाई जरूर होती है। तो ऐसे में जो कांग्रेस की सरकार है वो जानती है कि उसको अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, 0 टॉलरेंस नीति की वो बार बार बात कहती है। तो ऐसे में ये बेहद एक संजीदा विषय उनके सामने है और उनको जरूर इस पर जो है वो जांच करेगी सरकार, ऐसा लोगों का मानना है। पावर प्रोजेक्टों के आर्बिट्रेशन मामलों को लेकर तमाम जो आरोप इस पत्र बम में लगाए गए हैं, ये सब जांच का विषय और शिकायतकर्ता का ये भी कहना है कि अगर इन अधिकारियों के खिलाफ जांच की गई तो वो खुलकर सामने आने को भी तैयार है। फिलहाल वो अपना नाम बताने से इसमें पत्र में जो वायरल हो रहा है उसमें इनकार कर रहा है, क्योंकि वो एक सरकारी कर्मचारी है। जी टीना जी, इस पत्र में ये साफ किया गया है कि वो कौन से 2 कर्मचारी हैं जिन पर ये आरोप लगाए गए हैं और सुखू सरकार इस पत्र पर किस तरीके की कार्रवाई की बात कर रही है? नाम के साथ ये पत्र लिखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पत्र लिखा गया है और उसमें इन अधिकारियों के खिलाफ जो है जांच की बात की गई है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों से इनकी जांच करवाई जाए। साथ ही इन दोनों अधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल है। एक मुख्यमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण पद पर तैनात है, दूसरा ऊर्जा विभाग में एक महत्वपूर्ण पद पर है। तो ऐसे में ये दोनों ही जो अधिकारी हैं, फिलहाल तो दोनों के नाम के साथ अभी जो ये पत्र लिखा गया है, दोनों के नाम सार्वजनिक इसमें किए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर इस पत्र में सच्चाई है तो सुखू सरकार के सामने संकट है, क्योंकि ये दोनों अधिकारी उनके बेहद करीब हैं और बेहद जो है महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। तो ऐसे में ये जो आरोप लगे हैं इसके बाद सुखू सरकार किस तरह से इस चीज को लेती है, क्योंकि आज से जो है मुख्यमंत्री भी 9 दिन के कांगड़ा दौरे पर रहेंगे, 2 दिन दिल्ली जाएंगे। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि आज, क्योंकि कल से ये पत्र जो है वायरल हो रहा है, सत्ता के गलियारों में हर जगह ये पहुंच चुका है। विपक्ष अभी खामोश है इस पर, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं जब हमने बात करने की कोशिश की, कहना था कि ऐसा जो पत्र बम है हमारे टाइम पे भी वायरल किया गया था, लेकिन जरूर ये जांच का विषय जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर इतने महत्वपूर्ण पद पर जो व्यक्ति बैठे हैं, आईएएस बैठे हैं, उनके खिलाफ अगर इस तरह का नाम के साथ ये पत्र लिखा गया है तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई हो सकती है और इसको जो है इसके ऊपर जांच करनी चाहिए। हाँ, वहीं अगर अधिकारियों की बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस पे जवाब देना ही जवाब नहीं दे रहे हैं।
ठीक है टिन्ना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।